फरीदकोट के दो भाई एक दिन वो घर से निकलते हैं और अपने खेत में जाते हैं। लेकिन फसल काटने या सिंचाई करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान देने के लिए। जी, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हम द ट्रिब्यून की उस रिपोर्ट को खंगाल रहे हैं जो पंजाब के खेतों की इसी खौफनाक सच्चाई को सामने लाती है। और इस रिपोर्ट का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, राइजिंग डेट, इरेटिक वेदर, वाइडन क्रैक्स इन फार्म इकोनॉमी। हाँ, और हमारा उद्देश्य सिर्फ इस एक घटना पर बात करना नहीं है, बल्कि उस पूरे मकड़ जाल को समझना है जिसने कभी देश का अन्न भंडार कहे जाने वाले पंजाब को एक बहुत गहरे संकट में धकेल दिया है। सही कहा। कैसे बढ़ता कर्ज, मौसम की उग्र मार और दशकों पुरानी नीतियां मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना रही हैं जो सच में किसानों को निगल रहा है। तो चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, इस स्थिति को समझने के लिए ना भावनाओं के साथ साथ अर्थशास्त्र की उन कठोर परतों को भी हटाना होगा जो अक्सर सुर्खियों में छिप जाती हैं। फरीदकोट की घटना कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है। द ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि ये दशकों से जमा हो रहे दबाव का एक ऐसा विस्फोट है जिसकी चेतावनी लंबे समय से दी जा रही थी। तो शुरुआत सीधा उन आंकड़ों से करते हैं जो इस रिपोर्ट में सामने रखे गए हैं। मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2023 के डेटा के अनुसार पंजाब में 174 किसानों ने आत्महत्या की जी। और रिपोर्ट बताती है कि इनमें से ज्यादातर छोटे किसान थे। लेकिन लेख में ये भी दर्ज है कि किसान यूनियन ने इन सरकारी आंकड़ों को सिरे से नकारती है। बिल्कुल, उनका तर्क है कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि कई मौतों को कर्ज या खेती के संकट से जोड़कर रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। और ये यूनियनों का ये दावा बड़ा हवा में नहीं है। लेख में 2013 से 2016 के बीच केवल 7 जिलों में हुए एक विस्तृत अध्ययन का हवाला दिया गया है। अच्छा, 7 जिलों में? हाँ, सिर्फ 7। और उस सीमित क्षेत्र और समय में 572 आत्महत्याएं दर्ज की गई थी। बाप रे! और जब शोधकर्ताओं ने हर मामले की गहराई में जाकर वजह तलाशी, तो एक कारण सबसे ऊपर था, कर्ज। ऐसा कर्ज जो सिर्फ एक फसल के खराब होने से नहीं पैदा हुआ था, बल्कि कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। और यही बात इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। रिपोर्ट बताती है कि पंजाब के लगभग 85% किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है। 85%। जी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब है कि पंजाब का किसान कोई बड़ा जमींदार नहीं है, बल्कि एक छोटा उद्यमी है जो हर दिन सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। रिपोर्ट के शब्द बहुत साफ हैं। इन छोटे किसानों के लिए खेती अब कोई लाभदायक व्यवसाय नहीं रह गई है, बल्कि एक घाटे का सौदा बन चुकी है। और इस घाटे के सौदे के पीछे के असली अर्थशास्त्र को समझना बहुत जरूरी है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में कॉस्ट प्राइस स्क्वीज कहते हैं। इसे ऐसे देखा जा सकता है कि खेती का जो कच्चा माल है ना, यानी इनपुट कॉस्ट, जिसमें डीजल, फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक और मशीनरी का खर्च शामिल है, हाँ? वो लगातार आसमान छू रहा है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्षों ने ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह तोड़ दिया है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। जी। मतलब बहुत से लोगों को ये लग सकता है कि अगर पश्चिमी एशिया में कोई तनाव है तो उसका पंजाब के एक छोटे से गांव के किसान से क्या लेना देना? अरे सीधा लेना देना है। मतलब आधुनिक खेती ना पूरी तरह से पेट्रोल और रसायन उद्योग पर निर्भर है। ट्रैक्टर चलाने के लिए जो डीजल चाहिए, उसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है। खेतों में जो यूरिया या डीएपी फर्टिलाइजर डाला जाता है, उसका कच्चा माल या तो आयात होता है या फिर उसे बनाने में भारी मात्रा में ऊर्जा लगती है। अच्छा। और उसकी कीमत ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर करती है। जब स्वेज नहर या पश्चिमी एशिया में कोई तनाव होता है ना, तो माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। और वो बढ़ा हुआ खर्च घूम फिरकर सीधे पंजाब की मंडियों में खाद की बोरी की कीमत बढ़ा देता है। ये तो मतलब सच में एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय संकटों के कारण लागत हर साल 10 या 15% बढ़ रही है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ किसान जो गेहूं या धान पैदा कर रहा है, उसकी सरकारी खरीद कीमत या बाजार भाव वो उस तेजी से नहीं बढ़ते। जी। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई एक छोटा सा व्यवसाय चला रहा हो, जहां उसके कच्चे माल की कीमत हर महीने बढ़ रही है, लेकिन वो अपने तैयार माल की कीमत पिछले 5 सालों से बढ़ा ही नहीं पाया है। अगली फसल की बुवाई के लिए किसान को कर्ज लेना पड़ता है। हाँ, और बैंकों से तो छोटे किसानों को आसानी से लोन मिलता नहीं है। बिल्कुल नहीं मिलता। इसलिए वे अनौपचारिक स्रोतों या आड़तियों पर निर्भर हो जाते हैं, जहां
जहां ब्याज दरें बहुत अधिक होती हैं। एक बार जब कोई इस भंवर में फंसता है तो वो सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहा होता है। और जब कोई इंसान पहले से ही कर्ज के इस दलदल में गले तक धंसा हो तो उसे डुबाने के लिए किसी बड़े तूफान की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटा सा धक्का काफी होता है। सही कहा। और रिपोर्ट के मुताबिक वो निर्णायक धक्का अब मौसम दे रहा है। जी, इस रिपोर्ट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू जलवायु परिवर्तन का खेती पर सीधा असर है। बेमौसम बरसात, अचानक तापमान का बढ़ जाना या बेतहाशा तेज हवाएं, ये सब अब अपवाद नहीं रह गए हैं, बल्कि एक नया नॉर्मल बन गए हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। भारत में खेती और मौसम का रिश्ता तो हमेशा से ही अनिश्चित रहा है ना। मतलब मॉनसून के साथ जुआ तो दशकों से खेला जा रहा है। हाँ, वो तो है। तो क्या अब सच में मौसम पहले से बहुत ज्यादा उग्र हो गया है, या फिर किसानों की जो नुकसान सहने की क्षमता थी, जिसे हम मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं, क्या वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मौसम खराब हो गया है। बात यह है कि उस खराब मौसम का सामना करने के लिए जो आर्थिक ढाल हुआ करती थी ना, वो कर्ज ने पूरी तरह से नष्ट कर दी है। अच्छा। दशकों पहले अगर कोई एक फसल खराब हो जाती थी तो किसान के पास इतना संचित धन या सामाजिक सहयोग होता था कि वो अगली फसल तक गुजारा कर सके। आज हर फसल एक जीवन मरण का प्रश्न है। अगर हम लेख में दिए गए हालिया उदाहरण को देखें तो तेज हवाओं और बेमौसम बारिश से गेहूं के मौजूदा फसल को 15 से 20% तक नुकसान होने का अनुमान है। 15 से 20% नुकसान सुनने में शायद शहर में बैठे किसी इंसान को बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन इस नुकसान की जो असल प्रक्रिया है वो समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब मार्च या अप्रैल में गेहूं पकने को तैयार होता है और अचानक तेज हवा के साथ बारिश आ जाए तो खड़ी फसल जमीन पर गिर जाती है। इससे सिर्फ पैदावार का वजन कम नहीं होता, बल्कि जो दाना निकलता है ना, उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। मंडी में उस खराब दाने की पूरी कीमत नहीं मिलती। और ये 20% की कमी सीधा उस किसान के मुनाफे में सेंध लगाती है। अगर 80% कमाई सिर्फ इनपुट कॉस्ट और पिछले कर्ज का ब्याज चुकाने में चली जानी थी, तो जो 20% उस किसान की अपनी कमाई थी जिससे उसके घर का चूल्हा जलना था, मौसम ने वही 20% छीन लिया। बाप रे। अब वो फिर से खाली हाथ है और अगली फसल के लिए उसे एक नया कर्ज लेना होगा। तो जब गेहूं और धान की खेती में इतना भारी जोखिम है, लागत बढ़ रही है, मौसम मार रहा है और पानी भी खत्म हो रहा है, तो ऐसे में सरकार की वो पुरानी सलाह याद आती है, विविधीकरण। जी, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब किसान कोई और फसल क्यों नहीं उगाते, दालें, तिलहन या सब्जियां क्यों नहीं लगाते? देखिए, विविधीकरण कागज पर बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है? द ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट 2026 के आलू संकट का एक बहुत ही सटीक और निर्मम उदाहरण पेश करती है। 2026 में किसानों ने आलू की खेती की और उस साल आलू की बम्पर पैदावार हुई। रुको एक सेकंड, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। खेती में बम्पर पैदावार तो जश्न का मौका होना चाहिए ना। अगर मौसम अच्छा रहा, बीमारी नहीं लगी और खेत में ज्यादा फसल हुई तो किसान को तो खुश होना चाहिए। ये संकट कैसे बन गया? यहीं पर कृषि अर्थशास्त्र का वो विरोधाभास सामने आता है जो किसी भी आम इंसान को हैरान कर दे। एक सामान्य बाजार में सप्लाई बढ़ने से कीमतें गिरती हैं। 2026 में आलू की सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई कि राज्य के सारे कोल्ड स्टोरेज भर गए। किसानों के पास अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। और आलू कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे आप घर के आंगन में महीनों तक खुले में छोड़ सकें। वो तो सड़ जाएगा। बिल्कुल सड़ जाएगा। और चूंकि किसान उसे स्टोर नहीं कर सकता था, उसे तुरंत बाजार में अपनी फसल बेचनी पड़ी। इस हड़बड़ी को डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। मंडियों में आलू इतना ज्यादा आ गया कि खरीदने वाले व्यापारियों ने कीमतें औने पौने दाम पर गिरा दी। रिपोर्ट के आंकड़े सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कीमतें गिरकर 90 से 160 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गई। क्या? 90 से 160 रुपए प्रति क्विंटल? अगर इसे किलो में बदलें तो ये मात्र 90 पैसे से लेकर 1.5-2 रुपए किलो हुआ। जी हाँ। ये तो मतलब मजाक है। इतने में तो आलू को खेत से निकालकर मंडी तक ले जाने का जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है, ट्रैक्टर का डीजल है, वो भी नहीं निकलेगा। और यही वजह है कि कई किसानों ने अपनी फसल मंडियों में ले जाने के बजाय सड़कों पर फेंक दी या ट्रैक्टर चलाकर खेत में ही नष्ट कर दी। हे भगवान! क्योंकि उसे उखाड़ने और मंडी ले जाने का खर्च उस कीमत से ज्यादा था जो उन्हें मिलने वाली थी।
इस एक घटना ने विविधीकरण के सारे खोखले दावों की पोल खुलकर रख दी। ये तो एक ऐसे कसीनो की तरह है जहां व्यवस्था आपको नए खेल खेलने के लिए उकसाती है। मतलब मान लीजिए कृषि का बाजार एक बड़ा कसीनो है जी। सरकार कहती है कि गेहूं धान मत खेलो, आलू और मक्का के टेबल पर दांव लगाओ, लेकिन उन नए टेबल्स पर कोई सेफ्टी नेट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर आप जीते तो बम्पर पैदावार की वजह से बाजार आपको हरा देगा। हाउस है वो मौजूदा सिस्टम जो सिर्फ गेहूं और धान को संरक्षण देता है। किसान गेहूं और धान इसलिए नहीं उगाता है क्योंकि उसे वो पसंद है, बल्कि इसलिए उगाता है क्योंकि वहां एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है। हाँ। एमएसपी का मतलब है कि चाहे बम्पर पैदावार हो या ना हो, सरकार एक तय कीमत पर फसल खरीदेगी। ये एक तरह की खाद्य सुरक्षा और पक्के मुनाफे की गारंटी है, जो आलू, मक्का या अन्य फसलों में है ही नहीं। मतलब ये सिर्फ एक आदत का मामला नहीं है, ये एक छोटे उद्यमी के सर्वाइवल की सबसे तार्किक रणनीति है। जब उस उद्यमी पर पहले से ही बैंक और आड़तिये का कर्ज चढ़ा हुआ है, तो वो बिना सेफ्टी नेट के किसी नई फसल का जोखिम कैसे ले सकता है? बिल्कुल सही। और यही कारण है कि ये जानते हुए भी कि धान की खेती राज्य के ग्राउंड वाटर को बहुत तेजी से खत्म कर रही है, किसान इसी चक्र में फंसे रहने को मजबूर हैं। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट इस पूरी समस्या को सिर्फ किसान की गलती नहीं मानती, बल्कि इसे एक गहरी नीतिगत विफलता के रूप में पेश करती है। तो फिर नीतियां कहाँ विफल हो रही हैं? मतलब दशकों से हर सरकार विविधीकरण का राग अलाप रही है, फिर भी जमीन पर कुछ क्यों नहीं बदल रहा? इस रिपोर्ट में अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क शामिल किया गया है। शर्मा जी स्पष्ट कहते हैं कि विविधीकरण सिर्फ मंचों से दिए गए भाषणों या किसानों से अपील करने से नहीं होने वाला। असल समस्या है वैकल्पिक फसलों के लिए सुनिश्चित रिटर्न की कमी। जब तक सरकार मक्का, दालों या तिलहन के लिए उसी तरह की पक्की खरीद और एमएसपी की गारंटी नहीं देती जैसी गेहूं धान के लिए है, कोई भी किसान अपना नुकसान करवाने के लिए विविधीकरण नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि इस मामले में नौकरशाही की सुस्ती भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेख में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एस जोहल का जो बयान है ना, वो किसी भी जागरूक इंसान को गुस्सा दिलाने के लिए काफी है। बिल्कुल। जोहल अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर ये निराशा जताते हैं कि 2004 में उनकी अध्यक्षता में एक समिति ने ये सिफारिश की थी कि किसानों को वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए सीधे तौर पर आर्थिक लाभ या नकद प्रोत्साहन दिए जाएं। 2004 मतलब 2 दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। और जोहल साहब का कहना है कि उन सिफारिशों को नौकरशाहों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वे रिपोर्टें बस दफ्तरों में धूल फेंकती रहीं। इसके साथ ही जोहल एक बहुत ही पेचीदा व्यवस्थागत खामी की ओर भी इशारा करते हैं, जिसे हम सब्सिडी दुविधा कह सकते हैं। ये सब्सिडी दुविधा असल में कैसे काम करती है? मतलब अगर हमें इसे आसानी से समझाना चाहें तो इसका मैकेनिज्म क्या है? इसे ऐसे समझिए, पंजाब में धान उगाने के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। पानी निकालने के लिए सरकार किसानों को ट्यूबवेल चलाने के लिए मुफ्त बिजली देती है। हाँ। अब धान का अर्थशास्त्र देखिए, अगर बिजली का बिल देना पड़े तो धान उगाने की लागत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई भी किसान उसे नहीं उगाएगा। लेकिन क्योंकि बिजली मुफ्त है, इसलिए पानी खींचने की लागत 0 हो जाती है। और क्योंकि पानी मुफ्त मिल रहा है, इसलिए किसान गहराई से गहराई तक ट्यूबवेल ले जा रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर को खत्म कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर कोई किसान धान छोड़कर मक्का या दालें उगाना चाहे, जिनमें पानी कम लगता है, तो उसे मुफ्त बिजली जैसी कोई बड़ी सब्सिडी का फायदा नहीं मिलता। इसका मतलब है कि सरकार का जो पूरा सब्सिडी स्ट्रक्चर है ना, वो असल में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली फसलों को बढ़ावा दे रहा है और विविधीकरण को हतोत्साहित कर रहा है। अच्छा। जोहेल साहब का तर्क यही है कि जब तक ये मुफ्त बिजली की व्यवस्था धान के लिए जारी रहेगी, तब तक सच्चा विविधीकरण असंभव है। तो इसका मतलब है कि जिन नीतियों को असल में किसानों को फायदा पहुंचाने और खेती को सहारा देने के लिए बनाया गया था, वही नीतियां आज अनजाने में एक बहुत बड़े पर्यावरणीय और आर्थिक पतन का कारण बन रही हैं। जी। मुफ्त संसाधनों के लालच में किसान एक ऐसे चक्र से बाहर नहीं आ पा रहा जो अंततः उसे उसी कर्ज के जाल में ढकेल रहा है, जहां से हमने आज की चर्चा शुरू की थी। एकदम सही। और इसीलिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि फोकस सिर्फ बिजली और पानी की सब्सिडी बांटने पर नहीं होना चाहिए।
सरकार को वो सारा पैसा वैकल्पिक फसलों की सुनिश्चित मार्केटिंग, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने और उनकी खरीद की गारंटी पर लगाना चाहिए। जब तक बाजार में दूसरी फसलों के लिए वैसा ही सुरक्षित और लाभदायक माहौल नहीं बनेगा जैसा गेहूं और धान के लिए है, तब तक विविधीकरण सिर्फ सेमिनारों का विषय ही बना रहेगा। वो समेटते हुए ये साफ हो जाता है कि फरीदकोट की वो दर्दनाक घटना किसी एक परिवार की व्यक्तिगत नाकामी नहीं थी। वो इस पूरी टूटती हुई व्यवस्था का सबसे खौफनाक चेहरा है। बिल्कुल। जब मौसम की मार से 15-20% गेहूं खराब होता है तो वो सिर्फ मौसम की खबर नहीं होती, वो किसी के घर का बजट पूरी तरह ढह जाने की खबर होती है। हाँ। जब 2026 में आलू 2 रुपए किलो बिकता है तो वो सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं होता, वो किसी छोटे किसान के सालों के संघर्ष के मिट्टी में मिल जाने का सूचक होता है। और जब 2004 में बनी नीतियां 2026 तक फाइलों में दबी रहती हैं तो ये दिखाता है कि हमारी व्यवस्थाएं ज़मीनी हकीकत से कितनी दूर हो चुकी हैं। ये सिर्फ खेती का संकट नहीं है, ये हमारी प्राथमिकताओं का संकट है। सही बात है। एक ऐसा संकट जहां आज की खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन उस नींव को खोखला करके जिस पर भविष्य की पीढ़ियों को खड़ा होना है। और यहीं पर आज की ये गहन चर्चा एक बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म होती है। हमने देखा कि कैसे इस कृषि मॉडल को जिंदा रखने के लिए जो रियायतें और सब्सिडी दी जा रही हैं, वे अनजाने में किसानों को कर्ज के जाल में फंसा रही हैं और राज्य के भूजल को सुखा रही हैं। तो सवाल ये है कि अगर आज के सिस्टम को चलाए रखने की कीमत इतनी भारी है तो आने वाले दशकों में इस कीमत को कौन चुकाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम सिर्फ आज का पेट भरने के लिए अपने कल के पानी और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को गिरवी रख रहे हैं? जब आखिरी बूंद पानी खत्म हो जाएगा और धरती बंजर हो जाएगी, तब ये खाद्य सुरक्षा और ये सारी नीतियां किसके काम आएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी जागरूक समाज को बेचैन करने के लिए काफी